हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना चैप्टर कर रहे थे ग्रुप्स एंड रिंग्स का, यूक्लिडियन रिंग्स। और अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी आगे फर्दर थ्योरम्स आएंगी उनको करने में उनका यूज़ होगा। ठीक है, तो बाकी की डेफिनेशंस का अभी आज के लेक्चर के अंदर इतना यूज़ नहीं है। हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि यूक्लिडियन रिंग क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टर्म देखी थी और वो टर्म क्या थी? यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये कि यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन एक ही बात है। ठीक है, सेकेंडली एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो डैट आपको प्रीवियस लेक्चर रिमाइंड हो जाए कि उसके अंदर हमने यूक्लिडियन डोमेन क्या पढ़ा था। यूक्लिडियन रिंग्स की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक आर इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास आर क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। आपने ऑलरेडी चैप्टर रिंग्स का जो था उसके अंदर मैंने ये सारे टर्म्स आपको क्लियर कर रखे हैं कि हमारे पास विद जीरो डिवाइजर क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या है। तो हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन आर को आप यूक्लिडियन रिंग कब कहेंगे? जब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, इस रिंग का हम जो भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाएं, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट दैट इज ए बिलोंग टू आर, हम एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन कर पाए। और वो कौन सा इंटीजर है? डी ऑफ ए। यानी कि हर ए के लिए हम एक डी ऑफ ए असाइन कर पाए सच डैट कि हमारे पास जो डी ऑफ ए है, ठीक है, मान लो हमने कोई दो एलिमेंट्स उठाए हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सबसे पहले तो हमें यहाँ से यही पता चल रहा है कि ना तो हमारे पास ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, देखो मतलब कि ए भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा और बी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि डोमेन के अंदर एलिमेंट उठाने कौन से? नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? डी ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि हमारे पास आर जो कि एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। उसको हम यूक्लिडियन रिंग कब कहेंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू आर हम एक ऐसा असाइन कर पाए, एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन कर पाए डी ऑफ ए सच दैट जो पहले तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि आपके पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, कोई भी आप ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास दो आर के एलिमेंट्स है और आर आपके पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन, हमें एक ऐसा क्यू और आर मिल जाए सच डैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपके पास ए बी के लिए, इस ए के लिए और इस ए बी दो आपके पास एलिमेंट्स हैं, कहाँ से? आर से। इनके लिए आपके पास एक ऐसा क्यू और आर मिल जाए सच डैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। और डिटेल में अगर आपको यूक्लिडियन रिंग्स की डेफिनेशन देखनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में जाके देख लीजिए, लास्ट डेफिनेशन मैंने यही कराई थी। ठीक है, सच डैट आपको यहाँ से ये भी बात पता लगेगी कि डी ऑफ आर इज लेस देन होगा डी ऑफ बी से, जहाँ पे हम इस फंक्शन डी को क्या बोलते हैं? यूक्लिडियन वैल्यूएशन। ठीक है, अब इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले दो एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इतना नहीं, बट सेकंड एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना जो मेन टॉपिक है उसे। ठीक है, एग्जाम्पल की हमारे पास स्टेटमेंट है द इंटीग्रल डोमेन z प्लस डॉट ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है इंटीजर्स की, उसको हम यूक्लिडियन डोमेन आपको प्रूव करके दिखाना है कि वो यूक्लिडियन डोमेन है, यानी कि यूक्लिडियन रिंग प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन आपको पता है एक ही बात होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या डिफाइन करना होगा? डी, दैट इज यूक्लिडियन वैल्यूएशन को डिफाइन करना होगा। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं हम एक वैल्यूएशन डी। किस तरीके से डिफाइन करना है चलिए देखते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, लेट अस डिफाइन द वैल्यूएशन डी। किस तरीके से डिफाइन है? डी ऑफ ए इज इक्वल टू ए का मोड फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है क्या,
कि ये ए जो है डोमेन का एलिमेंट है, और डोमेन में एलिमेंट कौन से उठाएंगे हम, नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो ए आपके पास नॉन ज़ीरो आएगा, और डोमेन है कि आपके पास डोमेन है किस चीज़ की, इंटीजर्स की, तो आपने एलिमेंट उठाना है इंटीजर में से। इस तरीके से ये डिफाइन है। अब इसके बाद हमारे पास ए और बी, ये तो पहले हमने डिफाइन किया कि हमारे पास डी किस तरीके से डिफाइंड है। इसके बाद अब देखो, मान लो हमारे पास ए और बी क्या है, नॉन नेगेटिव एलिमेंट है जेड के, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी जो आपने एलिमेंट्स लिए वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, देखो जो भी आपके पास डोमेन का एलिमेंट है उसका मोड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑफ ए निकालना है, तो ए के मोड के इक्वल आएगा, ये ए है मेरा, और डी ऑफ ए बी निकालना है तो ए बी के मॉड्यूलस के इक्वल आएगा, डेट इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस इंटू बी मॉड्यूलस, ठीक है। अब आपको पता है ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है ये चीज़ कि हमारे पास अगर ए का जो मॉड्यूलस है कोई भी वैल्यू आ जाए नॉन नेगेटिव या इसके अंदर, तो मतलब पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हमने क्या ध्यान रखना है, डोमेन में से हम ज़ीरो एलिमेंट नहीं लेंगे। तो आपको पता है हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन और इक्वल टू आता है ए का मॉड्यूलस इंटू बी का मॉड्यूलस, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी, ठीक है। कैसे आई, मैंने जस्ट यहाँ पर ये वैल्यू पुट किया, ए मॉड्यूलस की वैल्यू पुट किया डी ऑफ ए, और ए मॉड्यूलस इंटू बी मॉड्यूलस की वैल्यू पुट की है डी ऑफ ए बी, ठीक है। अब हमने उठाने हैं दो एलिमेंट्स ए बी बिलोंग टू जेड, डेट इज इंटीजर्स के डोमेन में से हमने दो एलिमेंट्स उठाए, और हमें क्या दिखाना है, यूक्लिडियन रिंग। तो हम सारे के सारे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें सेटिस्फाई करके दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, हमने जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वो तो हमारी यहीं पे सेटिस्फाई हो गई, डेट इज डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ बी। यूक्लिडियन रिंग को प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टीज थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी, ठीक है। तो चलिए अब हम उसी को ही प्रूव करके दिखाएंगे। देखो अब आपको ये नहीं पता, आपको ये तो देखो पता है कि हमारे पास बी जो है नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि बी जो है हमारे पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। बी हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम नेगेटिव वाले केस को अलग कंसीडर कर रहे हैं और पॉजिटिव वाले केस को अलग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये पता है ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए हम ज़ीरो वाला केस ना नेगेटिव में लेंगे ना पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि डोमेन या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको ये बात बस इसके अंदर ध्यान रखनी है हमेशा यूक्लिडियन डोमेन के अंदर, कि हमारे पास डोमेन लेंगे नॉन ज़ीरो और को डोमेन में एलिमेंट आएगा नॉन नेगेटिव, तभी तो हमने देखो हमारे पास खुद के पास चॉइस थी वैल्यूएशन को डिफाइन करने की, और हमने वैल्यूएशन इस तरीके से डिफाइन किया कि ए की वैल्यू बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे पास कोडोमेन के अंदर इनकी जो एलिमेंट रेंज का आएगा, जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी वो वैल्यू नॉन नेगेटिव आए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर हो चुकी है प्रूव। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए देखो, एफ बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हमारे पास पहले आपको पता ही है, जैसे हमने दो एलिमेंट उठा रखे हैं डोमेन के अंदर से, और जहाँ पर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो क्योंकि अगर आपके पास b जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम ये कह सकते हैं देन, यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन थी, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r हमें ऐसे मिल जाए डोमेन के अंदर से सच डैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, डैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आपके पास r की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी और b से होगी छोटी। इसके बाद देखो हमारे पास इफ़ b इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि b हमने पॉजिटिव लिया, सेकंड केस लेंगे कि b हमारे पास नेगेटिव है, दोनों ही केसेस के अंदर दिखा देंगे d ऑफ r इज़ लेस देन d ऑफ b, क्योंकि आपको पता है यूक्लिडियन डोमेन के अंदर सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हम यही चीज़ सेटिस्फाई करके दिखाते हैं, यही चीज़ अब हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास इफ़ r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला हम केस ले रहे हैं, तो आपको क्लियरली पता है कि r लेस देन b होगा, ठीक है। क्योंकि हम r ज़ीरो के इक्वल ले नहीं रहे, तो r हमारे पास लेस देन b होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर का मोड भी लेस देन बी होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आर मोड किसकी वैल्यू है, डी ऑफ आर की, और बी मोड किसकी वैल्यू है, डी ऑफ बी की। तो हमारे पास ये आ गया कि आर का मोड लेस देन है डी के मोड से। ठीक है, सेकंड केस अब हम क्या कंसीडर करें, जब हमारे पास बी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिया, b को लेस देन 0। जैसे ही आपने यहाँ देखा b लेस देन 0 है तो हमारे पास माइनस बी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब माइनस बी ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस बी क्यू प्लस में r, वेयर आपको पता है कि r की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी और माइनस बी से क्या होगी, छोटी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू बी प्लस आर। ठीक है, बस मैंने यहाँ साइन का ही तो इंटरचेंज किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें पता है कि आर, हमने केस ले लिया कि हमारे पास, ये तो हमने मान लिया कि आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास पक्का ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर आर नॉट इक्वल टू 0 है तो आर लेस देन होगा माइनस बी से। अगर ये चीज़ इससे लेस देन है तो दोनों साइड हम मॉड्यूलस ले सकते हैं। ठीक है, माइनस बी का मॉड्यूलस, और ये किसकी वैल्यू, ये है डी ऑफ आर की वैल्यू और ये है डी ऑफ बी की वैल्यू। यानी कि लेस देन 0 वाले केस के अंदर भी हमने दिखा दिया कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है यूक्लिडियन डोमेन की। सो वी कैन से दैट z प्लस डॉट इज यूक्लिडियन डोमेन और यूक्लिडियन रिंग। बात एक ही है, आप कुछ भी लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके बाद अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखा गया है। क्वेश्चन 1 भी आता है पेपर्स में, लेकिन कंपैरेटिवली टू के कम देखा गया है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन सेकंड। इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने ग्रुप्स एंड वर्क्स का चैप्टर नंबर 1st, 3rd, 4th, 5th ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। 6th के अभी 4 लेक्चर्स अपलोडेड हैं सिर्फ, बट स्टिल आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1st, चैप्टर नंबर 4th, 5th, 7th ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको उन टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियो टू कंप्लीट द सिलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। 5th सेमेस्टर के सारे बुक्स का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रियल एनालिसिस की वीडियो भी अपलोडेड है। तो इनमें से अगर आपने कुछ भी अभी तक मिस कर दिया तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट है द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन इंटीग्रल यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन के लिए आपको पता ही है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया, डिफाइन में भी हमने देखा कि यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है। नई टर्म आई है गॉसियन इंटीजर्स। ठीक है, गॉसियन इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं कि z आयोटा की फॉर्म में होते हैं। जैसे देखो, अगर हम z√2 लिखें, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा आई थिंक चैप्टर 2 के अंदर, z√2 के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, a+b√2 के फॉर्म के। ऐसे ही हमारे पास z आयोटा के अंदर एलिमेंट्स आते हैं a+b आयोटा की फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं किस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं एक बार। सॉल्यूशन देखिए, z आयोटा, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे, a+b आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, और ये a और b कहाँ से लिए जाएंगे, इंटीजर्स में से। ठीक है, ऐसे ही मान लो z√2 टाइप का होता तो हम इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखते, a+b√2 टाइप के। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफाइंड होते हैं फंक्शंस। बी द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स वी नो डेट। अब हमें पता है कि हमारे पास z आयोटा क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बात पता है। आप अगर 5th 6th चैप्टर में आपने देखा होगा किस तरीके से हम इंटीग्रल डोमेन प्रूव करते हैं, उनसे भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो कि इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो z आयोटा हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। अब हमें, जैसा कि आपको पता है यूक्लिडियन, अगर आपको रिंग डिफाइन मतलब प्रूव करना है तो आपको एक वैल्यूएशन कंसीडर करनी होगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डी ऑफ ए इज इक्वल टू ए मोड कंसीडर किया था। और वैल्यूएशन भी कैसी कंसीडर करनी होती है हमें, कि हमारे पास जो
कोडोमेन के अंदर एलिमेंट आएगा, डेट इज फंक्शन डी के अंदर पुट करने के बाद जो रेंज आएगी वो हमारे पास वो रिजल्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। डेट इज स्पेसिफिक वे में कहें तो नॉन नेगेटिव, जीरो भी आ सकता है बट आना हमारे पास नॉन नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं वैल्यूएशन डी को किस पर, नॉन जीरो एलिमेंट पर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम कोडोमेन के अंदर से नॉन जीरो एलिमेंट ही उठाते हैं। ठीक है, सच डैट डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी को किस तरीके से डिफाइन करें, क्योंकि आपको पता है डोमेन के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, ए प्लस आयोटा बी टाइप के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल 0 प्लस 0 आयोटा इज नॉट इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बिलोंग टू जेड ऑफ आई। इस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इवैल्यूएशन इस तरीके से डिफाइन है जहाँ पे आपको कोडोमेन का एलिमेंट जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास इस वैल्यूएशन की वैल्यू क्या आएगी, नॉन नेगेटिव, डैट इज पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव कैसे आएगी, क्योंकि जीरो के इक्वल तो आ नहीं सकती, जीरो सिर्फ तभी आएगी जब हमारे पास ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो, तब तो हमारे पास डोमेन का एलिमेंट ही क्या बन जाएगा, जीरो। बट यूक्लिडियन वैल्यूएशन फंक्शन के अंदर जो भी हम इनपुट डालते हैं, जो भी हम डोमेन के अंदर एलिमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, नॉन जीरो। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी जीरो के इक्वल तो कभी होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास या तो जीरो हो सकता था या फिर पॉजिटिव। जीरो हमने दिखा दिया कि है नहीं, तो हमने अब ये कह सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हमने दो एलिमेंट्स ले ली। एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, इसी इंटीग्रल डोमेन के अंदर से, जिसको हमने यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करके दिखाना है। दो एलिमेंट ले लिए। अब देखो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप के है ना, तो हम z1 z2 से ही उनको डिनोट करें। लेट z1 z2 बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ z आयोटा। ठीक है, आपने ये एलिमेंट्स इस तरीके से डिफाइन किया। अब आपको पता है कि डोमेन के अंदर से ज़ीरो हम उठा नहीं सकते, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, z1 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और z2 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और आपने इन z1 और z1 की वैल्यू ली किस तरीके से, वेयर, एक तरीके से कर लो, वेयर z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और z2 के लिए आप c प्लस आयोटा डी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं निकालूं इन दोनों की वैल्यूएशन निकालूं, दैट इज अगर मुझे निकालना हो कि d ऑफ z1 z2 दैट इज प्रोडक्ट में ही। ठीक है, d ऑफ z1 क्या है, a प्लस आयोटा b और z2 क्या है, c प्लस आयोटा d। ठीक है, पुट कर मतलब इनकी सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो आपके पास ये फंक्शन है किस तरीके से डिफाइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का, जहाँ पर रियल पार्ट ए है और जो इमेजनरी के साथ है वो बी है। ठीक है, तो ये ए आ गया इसके अंदर और ये बी आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखो हमारे पास ये चीज़ जब आपने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आप इसको पूरा एक्सपेंड करके भी देख सकते हो पूरा। चलो मैं एक्सपेंड करके दिखा देती हूँ। पहली टर्म क्या आएगी, ए सी का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म आएगी बी डी का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या आएगी, 2abcd प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2abcd। यहाँ से ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल आउट और आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से आप एक बार साथ में ए स्क्वायर भी कॉमन ले लो, अंदर आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें से और इसमें से जब हम बी कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों के अंदर से हमने ले लिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कॉमन और अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये है
या फिर इनको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, डी ऑफ जेड वन की, और ये हमारे पास है डी ऑफ जेड टू। अब देखो एक बार, हमें क्या प्रूफ करना होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें दिखाना होता है Z1 और Z1 Z2 का रिलेशन। जैसे कि मैंने क्या दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ, डी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट में होता है ना। तो इस तरीके का हमें दिखाना होता है। अब यहाँ पर आपके पास एक Z1 है एक Z2 है, तो इन दोनों का तो कुछ काम है नहीं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम एज इट इज लिखेंगे Z1 Z2, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपको पता है ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी क्या है, पॉजिटिव, बट रिलेशन तो हमें Z1 के साथ चाहिए, ठीक है। तो दूसरी टर्म को अब इग्नोर करें, एक पॉजिटिव टर्म को हटा दिया तो ये क्या बन गई, इस साइड वाली टर्म बड़ी बन गई, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इक्वल थी जब यहाँ पर डी ऑफ Z2 भी आता। अब डी ऑफ Z2 नहीं आया तो ये चीज़ हो जाएगी बड़ी, ठीक है। इसके बाद देखो ये हमारे पास ये टर्म आ गई यहाँ से कि डी ऑफ Z1 Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ Z1। इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, डी ऑफ Z1 इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ Z1 Z2, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई प्रूव। अब चलिए दिखाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, डेट इज डी ऑफ आर हमारे पास डी ऑफ बी से कम आएगा। चलिए देखिए कैसे दिखाएंगे हम उस प्रॉपर्टी को। आपने क्या किया है, Z1 Z2 हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, कहाँ से, डोमेन के अंदर से, डेट इज Z ऑफ I के अंदर से, ठीक है। और हम कंसीडर कर रहे हैं Z हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, Z1 अपॉन Z2। Z1 की वैल्यू पुट कर दीजिए A प्लस आयोटा बी, और Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम C प्लस आयोटा डी, ठीक है। हमने यहाँ पर पुट कर दी Z1 और Z2 की वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद अब देखो हम अगर नीचे वाली टर्म को रैशनलाइज करें, डेट इज A प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करें C माइनस आयोटा डी से, ऐसे ही नीचे भी C प्लस आयोटा डी इंटू C माइनस आयोटा डी अगर हम करें तो हमारे पास कुछ रियल पार्ट आएगा और कुछ इमेजनरी पार्ट आएगा, ठीक है, जिसको हम इक्वल करें, या फिर आप इसको एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, ऊपर A प्लस आयोटा बी C माइनस आयोटा डी अपॉन में C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब आपको पता है ये वाले हमारे पास A और B यहाँ पर क्या आएंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि Z हमारे पास गॉसियन इंटीजर है भी या नहीं है, ठीक है। Z हमारे पास गॉसियन इंटीजर है या नहीं है ये नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि Z1 Z2 पक्का गॉसियन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हम एक तरीके से एक दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, A डैश हम क्लोज टू A लेट कर रहे हैं और B डैश हम क्लोज टू B एक ऐसा नंबर लेट कर रहे हैं कि हमारे पास Z डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस आयोटा B डैश गॉसियन इंटीजर है। देखो हमें पता है क्योंकि हमने Z1 Z2 डोमेन के अंदर से लिए हैं तो ये भी गॉसियन इंटीजर ये भी गॉसियन इंटीजर प्लस, बट हमें ये नहीं पता कि इनको डिवाइड करने के बाद गॉसियन इंटीजर है या नहीं है, हमें नहीं पता, इसलिए हम ये लेट कर रहे हैं कि A के पास एक नंबर ले लिया A डैश और B के पास एक नंबर ले लिया B डैश, सच डैट कि ये जो अब नंबर बनेगा ना A डैश प्लस आयोटा B डैश, ये नंबर हमारे पास गॉसियन इंटीजर होगा, ठीक है। अब किस तरीके से, हमारे पास A डैश हमें बिल्कुल क्लोज लिया तो हमने ये कह सकते हैं कि A डैश माइनस A इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 आएगा। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि B डैश माइनस B इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने ये जो Z डैश कंसीडर किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, गॉसियन इंटीजर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पर Z इज इक्वल टू Z1/Z2 लिया हुआ है तो हम Z1 को लिख सकते हैं Z2, ठीक है। बस इसको वहाँ जाके प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से देखो Z1 की अगर हम वैल्यू निकालें, Z1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ सकती है, Z1 की मैं वैल्यू ये लिख सकती हूँ Z डैश Z2 Z डैश Z2, एक टर्म Z डैश Z2 मैंने प्लस भी कर दी और यहाँ माइनस भी कर दी और बीच में टर्म लिख दिया एज इट इज़ जो मेरे पास Z1 की वैल्यू है।
तब भी z1 की वैल्यू रहेगी। z1 की वैल्यू ये तो है ही सही, और एक सेम टर्म ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसको तो एज इट इज़ रखो z डैश z2, और हमने यहाँ से z2 कॉमन ले लिया z माइनस z डैश, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको z के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्वेश्चन इंटीजर है या नहीं है, बट ये ज़रूर पता है कि z डैश z1 z2 तीनों ही क्या है आपके पास गॉसियन इंटीजर्स हैं, ठीक है, गॉसियन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर ये गॉसियन इंटीजर है ना, तो हमें यहाँ पर एलिमेंट कौन सा चाहिए। देखो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है ना z माइनस जेड डैश इंटू z2, ये भी क्या आएगा गॉसियन, क्योंकि हमारे पास z1 z2 और z डैश तीनों ही क्या है गॉसियन इंटीजर्स हैं। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ भी क्या आएगी गॉसियन इंटीजर। क्यों, क्योंकि देखो ये लेफ्ट हैंड साइड भी गॉसियन इंटीजर, ये भी गॉसियन इंटीजर। क्यों, क्योंकि z डैश गॉसियन और z2 गॉसियन इंटीजर है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी गॉसियन। इसके बाद अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें तो गॉसियन माइनस गॉसियन दैट इज ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा गॉसियन इंटीजर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू निकाल लेते हैं सो डैट हमें जो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके, ठीक है। अभी तो हमने ये दिखाया कि ये जो नंबर है ये गॉसियन इंटीजर आएगा, तो z माइनस जेड डैश z2 यही है ये नंबर, ठीक है। अब पुट करो z की वैल्यू हमारे पास क्या है कैपिटल A माइन प्लस आयोटा b, z डैश की वैल्यू क्या है माइनस में a डैश प्लस आयोटा b डैश, और z2 की वैल्यू क्या है c प्लस आयोटा d, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट मैंने अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग कर दिया, प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो मैं एक तरीके से अगर दोनों पे वैल्यूएशन लगाऊं, डैट इज मैंने यहाँ पर क्या किया कि दोनों साइड ऑपरेट करने के बाद जब इसको खोला तो d इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया, ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या करा, वैल्यू निकाल, देखो d ऑफ a प्लस आयोटा b किस तरीके से था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस ए डैश का स्क्वायर b माइनस बी डैश का स्क्वायर, ठीक है। पूरे के साथ हम प्रोडक्ट कर देंगे, पूरे के साथ प्रोडक्ट कर दिया d ऑफ z2 की, ठीक है, d ऑफ z2 की प्रोडक्ट कर दी, क्योंकि आपको पता है ये c प्लस आयोटा d क्या है z2 है, ठीक है। अब आप पुट करो एक बार वैल्यूज इनकी, हमारे पास a माइनस ए डैश कहाँ निकाल रखा है 1/2 के इक्वल है या फिर छोटा है, तो अगर हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएं तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और साइड में d ऑफ z2 एज इट इज। ये पूरा का पूरा 1/4 प्लस 1/4 क्या बन गया, ये बन गया 2/4, तो 1/2 d ऑफ z2 के इक्वल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कम है d ऑफ z2 से, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है और उसके अपॉन में 2 कर दिया, तो ये d ऑफ z2 से तो कम आएगा। तो हमने एक तरीके से क्या दिखा दिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी डैट इज d ऑफ z, ये z है, z माइनस z डैश क्या है इंटू z2 लेस देन है d ऑफ z2 से, d ऑफ z माइनस z डैश इंटू z2 किससे कम है d ऑफ z2 से कम है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, अगर मान लो ये चीज़ तो अभी आपने पूरी एक्सपेंड करके दिखाई है, ठीक है। अगर आपके पास a और b इंटीजर्स हैं, अगर आपके पास a और b इंटीजर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो हमारे पास z माइनस z डैश इंटू z2 है, इसकी वैल्यू आपके पास आई क्या थी, पिछले पेज से आप दिखा सकते हो, दैट इज ये वैल्यू लिख रही हूँ मैं, ठीक है। पूरी की पूरी मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज a माइनस ए डैश प्लस आयोटा b माइनस बी डैश इंटू सी प्लस आयोटा डी, ठीक है।
अब आपको पता है, देखो 1/2 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। तो ठीक है, ये आपके पास आ गया 0 प्लस आयोटा 0 और ये आ गया c प्लस आयोटा d। इसका मतलब आपके पास z माइनस जेड डैश इंटू Z2 क्या है, 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल है या कम है, ऐसे इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल है या कम है। ठीक है, इसका मतलब पूरे की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि 1/2 से छोटा कोई अगर इंटीजर है पॉजिटिव तो वो आपके पास 0 ही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया है कि z माइनस जेड डैश इंटू Z2 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, बट आपको यहाँ से इस इक्वेशन से देखिए आपको क्या पता है, यहाँ से अभी जस्ट हमने दिखाया है कि Z1 की वैल्यू क्या है, z डैश Z2 इंटू दिस। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर एज इट इज़ लिख कर दिखा रही हूँ। देखो एक बारी, हमारे पास Z1 की वैल्यू थी z डैश Z2 प्लस में z माइनस जेड डैश इंटू में Z2। यहाँ पर आपके पास ये पूरी वैल्यू हमने 0 के इक्वल दिखा दी। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास देखो, अगर ये 0 के इक्वल हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये भी हमें पता है कि हमारे पास z डैश और ये पूरी की पूरी z माइनस जेड डैश इंटू Z2 ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ZI से, डेट इज ये गॉसियन इंटीजर हैं। तो हम यहाँ से एक बात तो कह सकते हैं, या तो हमारे पास ये 0 होगा, आइदर z माइनस जेड डैश Z2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और या फिर इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, ये हम देखो कह किस तरीके से रहे हैं, पहले हमने ये चीज़ दिखाई, फिर हमने ये चीज़ दिखाई। अब यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये इसके इक्वल आया है, दैट इज डी ऑफ z माइनस जेड डैश इंटू Z2 इज इक्वल टू डी। यानी कि इसके अंदर हमने दिखाया क्या है, इन दोनों केसेस को कंबाइन किया, या तो इक्वल टू 0 है या इससे लेस देन है। ठीक है, इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया और यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा है ये प्रॉपर्टी तो यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी है। सो ZI इज यूक्लिडियन डोमेन और यूक्लिडियन रिंग, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यूक्लिडियन रिंग प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, सो इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। इसके अलावा अब हमें इस चैप्टर के अंदर आगे जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम्पल्स जो जो इम्पॉर्टेंट है वो हम करेंगे। ये भी एक तरीके से थ्योरम ही थी, बट आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल की फॉर्म में दी हुई है। जितना मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन वाली हमारे पास वीडियो आएगी उसके अंदर मैं बता दूंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, उसमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।